सो हेलो क्लास। आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है हैलोकेन और हैलोरीन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड में हर साल आते ही आते हैं, और ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए। उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, का रिवीजन भी करेंगे और सीखेंगे कि वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसे कैसे डील किया जाए बोर्ड के लिए। ठीक है, मैं वन बाय वन रिएक्शंस दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आप इसको कैप्चर करिए, कोशिश करिए और मेरे साथ बैठ करके रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे रिएक्शन आपको ज़रूर लर्न हो जाएंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर ही इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हैलोकेन हैलोरीन जो चैप्टर है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हर साल उसमें से एक भी क्वेश्चन या जो है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा ही जाता है, वो है असल में SN1 और SN2 के मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए, ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, ये बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, इसमें हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है जो आपको बोर्ड में के लिए ज़रूरी है, वो है आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई भी जो रिएक्शन है वो SN1 या SN2 शो करेगा। तो पहले जानिए, हैलोकेन वाले केस में हमारे पास क्या होता है, हैलोकेन की कुछ कैटेगरी होते हैं। ठीक है, हैलोकेन की कैटेगरी ये होती है कि वो या तो वो 1 डिग्री होती है, हैलोकेन मान लीजिए है, या उस हैलोकेन 2 डिग्री है, या हैलोकेन 3 डिग्री है। ठीक है, या मिथाइल हैलाइड लगा हुआ है। ठीक है, या मान लीजिए बेंजीन के साथ रिएक्शन लगा हुआ हैलोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल वाले कार्बन जिसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक कंडीशन के जो हैलोकेन्स हैं, हमारे पास ज़्यादातर बोर्ड के जो केस हैं उसमें इसी सारी कैटेगरी के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, जिसमें बेंजाइलिक, ये कैटेगरी में दिखा दे रहा हूँ, तो आपको मिथाइल प्राइमरी जो है, सेकेंडरी, टर्सरी, हैलोरीन, एलाइलिक हैलोकेन और बेंजाइलिक हैलोकेन की कैटेगरी मिलती है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इन सारे कैटेगरी में से SN1 कौन दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं, SN1 की जो कैटेगरी है ना, आप अगर प्राइमरी देखें और मिथाइल, ठीक है, तो मिथाइल और जो मिथाइल है और जो प्राइमरी हैलोकेन है, ये ज़्यादातर केस में SN2 शो करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको SN2 में चला जाएगा, ये SN2 में चला जाएगा। ठीक, और बाकी जितने भी बचेंगे, ठीक, बाकी जितने भी बचेंगे ये सब SN1 की कैटेगरी में जाते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शनली हैलोरीन जो है वो SN1 और SN2 दोनों ही आसानी से नहीं शो करता है। चूंकि हैलोरीन है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा वो रिजोनेटिक इफेक्ट की वजह से, तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेंडेंसी है, वो नहीं शो करता है। इसीलिए इसका जो रिएक्शन है वो एक्सट्रीम केस में हम जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर में और कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके दिखा पाते हैं। अदरवाइज आप सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये चारों आपके SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे और ये दोनों SN2 मैकेनिज्म को शो करेंगे। ठीक है, मैं रिएक्शन आपको दिखाऊंगा 1 बाय 1, जिसमें आप इस बात को समझिएगा कि SN1 या और SN2 ये कैसे होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्या मिला आपको, कि अगर हमारे सामने प्राइमरी है और मिथाइल हैलोकेन है तो SN2 शो करेगा, बाकी जो चारों कैटेगरी हैं ये SN1 शो करेगा। पहला केस ये समझिएगा। ठीक है, उसके बाद SN1 और SN2 में करना क्या है आपको। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में यही रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर डिग्री वाइज बात करें, टर्सरी हैलोकेन सबसे आसानी से SN1 मैकेनिज्म शो करता है। उसके अलावा बेंजाइलिक जो कंडीशन है, और ये बेंजाइलिक कंडीशन और ये एलाइलिक कंडीशन, ये भी आपका SN1 मैकेनिज्म को स्ट्रांगली, इनकी टेंडेंसी होती है शो करने की। ठीक है, हैलोरीन की टेंडेंसी काफ़ी कम है, तो इसको सबसे लास्ट की कैटेगरी में रखेंगे। इन दोनों में जितना कम से कम कार्बन होगा उतना आसानी से SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। SN2 मैकेनिज्म शो करने का सबसे आसान तरीका समझिएगा, अगर कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है वो लीस्ट हिंडर्ड है, कम से कम ब्रांचिंग है, कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बांड नहीं है, रिंग नहीं लगा हुआ है, ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, तो SN2 होगा। और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना आसानी से SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। यही मेजर कॉन्सेप्ट होता है SN1 SN2 के लिए। ठीक है,
इस यूनिमॉलिक्यूलर जो आप ऊपर देख रहे हैं नंबर, ये इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन का काइनेटिक्स है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। इसमें SN1 में सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियोफाइल है वो डिसाइड नहीं करता, काइनेटिक्स को डिसाइड करते हैं हैलोल्केन, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और जो हैलोल्केन है दोनों काइनेटिक्स को डिसाइड करते हैं। इसलिए बाईमॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप आसानी से इसको समझिएगा, ठीक। अब आपको कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। उसके पहले, एग्जाम्पल के पहले आप जानिए कि हमेशा ही जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एक और तरीके से भी हम लोग जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ अलग अलग तरह के हैलोल्केन्स हैं, ठीक है। जो कार्बन चेन लगाया मैंने R, वो R कोई भी डिग्री हो सकती है, ठीक है। SN1 SN2 दोनों के लिए हमेशा ही आयोडोएल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ऑलवेज फॉलो ये तरीका है, ठीक है। आयोडोएल्केन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमोएल्केन, इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोएल्केन एंड क्लोरोइन के। तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ईजिली बॉन्ड वो टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन उसकी इंथैल्पी उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो आयोडोएल्केन सबसे आसानी से अपने आई जो लीविंग ग्रुप है को लीव कर देगा। तो आई एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, सबसे आसानी से लीव कर जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी के। तो SN2 पढ़िए चाहे SN1 में पढ़िए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मिथाइल लिया है हमने, ठीक है, CH3Cl ले लिया, अगर आपसे कहा जाए कि CH3Cl ले लिया और CH3I ले लिया, दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा SN2 के लिए, क्योंकि दोनों SN2 शो करेंगे, ज़्यादा SN2 कौन इजीली शो करेगा, तो आप बोलेंगे कि आयोडोमीथेन, क्योंकि आयोडोमीथेन में आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है दैन क्लोरीन के। सिमिलरली अगर आपके पास टर्सरी कंडीशन में मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ये टर्सरी कंडीशन में क्लोरो है और यहाँ पे टर्सरी कंडीशन में आयोडो है, तो आप कहेंगे सबसे आसानी से जो टर्सरी ब्यूटाइल द आयोडाइड है ना, ये आसानी से SN1 शो करेगा। SN1 तो दोनों शो करेंगे, बट जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी किसकी ज़्यादा होगी, आयोडो एल्केन की, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इसी पे होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर से पूछता है कि विच विल बी द ईजिली शो द रिएक्टिव दैट SN2 रिएक्शन, ठीक है, या फास्टर SN2 रिएक्शन, और कौन फास्टर SN1 रिएक्शन शो करता है। तो आप आसानी से एल्केन के हिसाब से चल सकते हैं। अगर डिग्री देखना है तो आप इस हिसाब से देंगे, ठीक है, कि सबसे कम जो SN1 के लिए है मिथाइल है, क्योंकि इसकी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है सबसे कम होती है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये होता है मोर रिएक्टिव सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव टर्सरी टुवर्ड्स SN1, और SN2 में इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव होता है SN2 के लिए आपका CH3X, ठीक है। रिएक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन में मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। मान लीजिए आपके पास CH3 है, ठीक, CH3Cl है, तो इसमें आप आसानी से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि प्राइमरी या मिथाइल हैलोल्केन्स हैं तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनाते, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी स्टेप में बैक अटैक करता है, और जो क्लोरीन है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू लीव करके न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि OH माइनस कहाँ से मिलेगा आपको, Na KOH से, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, साइनाइड माइनस है, ठीक है, या HCN माइनस थायोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, या H माइनस हाइड्राइड आयन। ये सब एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि बैक अटैक के थ्रू इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते हैं। SN2 में क्या होता है कि अगर हमारा जो हैलोल्केन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो लिबो रोटेटरी प्रोडक्ट बनाएगा, लिबो रोटेटरी होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करेगा। और जो इसका स्लोएस्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल और हैलोल्केन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है वो होगी 2, और चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसको बोलेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो आप इतनी सारी बातें इसको याद रखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। अगर ये SN1 होता, ठीक है, तो अगर मान लीजिए SN होता तो आप क्या बोलेंगे, आप इसके लिए एक टर्सरी का एग्जाम्पल लेंगे,
ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ब्रोमो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। इसमें आप समझिएगा कि कैसे पता चला कि SN1 ही शो करेगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर इसका जो ब्रोमीन है, जो लिविंग ग्रुप है, निकलेगा तो यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा, ठीक है। जो स्टेबल कार्बोकेटायन है, जो टर्सरी ब्यूटाइल से बना हुआ है, स्टेबल कार्बोकेटायन, ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसलिए इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। पहले ब्रोमाइड लीव करता है, ब्रोमाइड लीव करने के बाद, चूंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सिर्फ हैलोल्केन है, तो हैलोल्केन आसानी से पहले कार्बोकेटायन बनाता है स्टेबल, और इस स्टेप में अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड करता है और बनाता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। ये प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि बाद में दोनों रेसमिक मिक्सचर, मतलब कि इन्वर्जन और जो रिटेंशन है, दोनों तरह के प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो SN1 और SN2 पे आप एग्जाम्पल जो NCERT की खास करके हैं इस टॉपिक पर जरूर प्रैक्टिस करिए, और इस सारे कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा प्रैक्टिस करते समय, कि बोर्ड जो है इस बात को जरूर पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करवाइए, ठीक है। कौन फास्टर SN1 दिखाता है, कौन फास्टर SN2 दिखाता है, कहाँ रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, रेसमाइजेशन जिसको बोलते हैं कहाँ होता है, कहाँ रिटेंशन नहीं होता, सिर्फ इन्वर्जन होता है। SN2 बाईमॉलिक्यूलर जो है क्यों है, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस में डिसाइड करना है या किस में नहीं डिसाइड करना है। उसके अलावा जो आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करता है, जो है आप देख पा रहे हैं SN2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ स्ट्रांग होना चाहिए, कहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा तो भी प्रोसेस काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके तब इसकी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा जो इसका टॉपिक है इस चैप्टर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचता हूँ कि SN1 SN2 के अलावा जो दूसरा मेजर टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो बोर्ड बनाता रहता है, वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से आपके सिलेबस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, यहां पर आपको समझना है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी प्रेजेंस में यहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनना, जिसके लिए आपको सेटजफ रूल आना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हम लोग करते हैं। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन ऑफ द हैलोल्कीन। आप देख रहे हैं अल्फा पोजीशन पे हैलोजन है जो एलिमिनेट होगा, और उसके बगल वाले पोजीशन बीटा जिसको बोलते हैं से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के पास हाई टेंडेंसी होती है टू टेक ऑफ H+ को निकालने की। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालने की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग बेस के पास ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं अल्कोहलिक KOH या NaOH, अल्कोहलिक होने चाहिए। सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक में भी खास करके अगर इथेनॉलिक है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो जो आप कार्बन में दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस में कंसीडर किया जाता है। तो अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे, मतलब कि अल्कोहल क्या लेंगे हम लोग? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे, उसके साथ KOH या NaOH मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है H को निकालने की ज़्यादा आसानी से, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेटजफ रूल क्या है? ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक। सेटजफ रूल क्या है? सेटजफ रूल ये बताता है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा तरह के बीटा कार्बन है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा है, ये भी बीटा है। अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है तो किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेटजफ रूल से होता है। सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ही हायर डिग्री का जो बीटा कार्बन है, जैसे ये कार्बन देख रहे हैं आप, 2 डिग्री का बीटा कार्बन है, ये 1 डिग्री का बीटा कार्बन है, तो हायर डिग्री का जो बीटा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ज़्यादा ईजिली होता है, क्योंकि उसके
कार्बन से हाइड्रोजन का अगर एलिमिनेशन होगा तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो बनेगा वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सर्टजब रूल, अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है तो वी ऑलवेज लुकिंग फॉर कि हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम हायर डिग्री ऑफ द कार्बन, सो वी कैन हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। ठीक है, तो सर्टजब रूल में यही है। तो इसी एग्जाम्पल को समझिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हैलोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे लाइक अल्कोहलिक KOH NaOH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, तो कहाँ से निकलेगा? आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि बीटा कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, ये रहा कार्बन, है ना, तो ये बनेगा ब्यूट-2-इन। यहाँ पे ब्यूट-1-इन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ब्यूट-1-इन नहीं बनता, वो माइनर प्रोडक्ट है। ये सर्टजब प्रोडक्ट बोलते हैं इसी को बोलते हैं सर्टजब प्रोडक्ट, जब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है फ्रॉम द हायर डिग्री ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझिएगा, सोडामाइड या अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के प्रेजेंस में हैलोजन का एलिमिनेशन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ साथ समझिए, हमेशा ही जो हैलोल्केन होते हैं वो अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में दो तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। एक तो आपके सामने ही है एलिमिनेशन, इसी के साथ साथ एलिमिनेशन को कंपीट करता हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी चलता रहता है। अगर मान लीजिए कार्बन की नंबर कम है, जैसे 2 कार्बन है या 3 कार्बन के साथ हैलोएल्केन लगा हुआ है, तो ज़्यादातर केस में एलिमिनेशन की जगह पे सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रांगली डोमिनेट कर देता है टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ठीक है, तो इसी रिएक्शनों में हम ईथर का फॉर्मेशन भी करते हैं। एक विलियमसन सिंथेसिस जो अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर में आएगा, जब आएगा तो मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बट जानते रहिएगा उसमें भी इसी तरह से चलेगा। बट आप अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन तो कम से कम हैलोल्केन 4 कार्बन का होना चाहिए, डिग्री कितनी भी हो, 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 या 3 डिग्री हो, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम 4 कार्बन का हैलोल्केन होना चाहिए। अगर 4 से कम कार्बन का हैलोल्केन है तो ज़्यादातर केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर होता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर नहीं होता। ठीक है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस आप लिए हों, पहली बात। दूसरी, ये जो सोडामाइड आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें अमोनिया आसानी से हाइड्रोजन लेकर के ये जो सोडामाइड देख रहे हैं इसमें NH2 होगा, जो सोडामाइड लेकर के जो NH2 है अमाइड ग्रुप, ये H+ लेकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये 3 कार्बन का भी अगर हैलोल्केन है और अगर हमने सोडामाइड यूज किया हुआ है तो ये एलिमिनेशन दिखा देता है। ठीक है, जबकि अल्कोहलिक KOH के लिए 4 या उससे ज़्यादा कार्बन के जो हैलोल्केन होने चाहिए, प्राइमरी हो तो, अगर सेकेंडरी या टर्सरी हो तो आसानी से एलिमिनेशन ये दिखा लेता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं जो थर्ड कैटेगरी, मतलब मैं इसको 3rd नंबर पे रखता हूँ। इसकी जो क्राइटेरिया है, जो पॉसिबिलिटीज़ है टू बी कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो है सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, फिंकलस्टीन है और स्वार्ट्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो इसी चैप्टर में हैलोल्केन के प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में ग्रिग्नार्ड और वुड्स और फिटिक नाम के कुछ रिएक्शन और हैं, बट पहले आपको स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन के साथ साथ सैंडमेयर रिएक्शनों पे फोकस करना चाहिए इस चैप्टर में, जिससे इस चैप्टर की आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। मैं आपको बताता हूँ सैंडमेयर रिएक्शन पहले। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में ठीक है, सैंडमेयर जो रिएक्शन है इसमें आप पहले ये जान लीजिए कि हम लोग एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करवा के, पहले एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करवा के हम उसको डाइएजोनियम साल्ट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसके लिए हम लोग लेते हैं HNO2 और HCl, HNO2 HCl। ठीक है, या फिर आप इसको NaNO2 और HCl लिख करके भी समझ सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादातर क्या होता है,
काफ़ी लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन चूंकि होता है, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। ये सैंडवेयर का पार्ट नहीं है। तो पहले हम लोग डाइएजोटाइजेशन से ये बनाते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये आसानी से लीव कर जाता है अगर हमारे पास कॉपर के साल्ट हो, जैसे Cu2Cl2, ठीक है, HCl के साथ। तो ये पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे Cu2Cl2 की जगह पे Cu2Br2 हो, अगर Cu2Br2 हो तो ये Br जो है यहाँ पे लगेगा Cl की जगह पे। अगर यहाँ पर CuCN होता तो ये पूरे ग्रुप को हटा के साइनाइड लग जाता। तो फिलहाल ये हैलोल्केन हैलोरीन चैप्टर है, तो आप ये फोकस रखिए कि डायोजोनियम का जो ये ग्रुप है ये Br से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आप देख रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये होगा HBr के प्रेजेंस में, ठीक है। और अगर आयोडोल्किन बनाना है तो उसके लिए इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको लेना होता है पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो सैंडवेयर का फिलहाल तो एक मेजर जो पार्ट है जो क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स बनाने के लिए, बेंजीन बनाने के लिए काम आता रहता है। ध्यान रखिएगा इस मेथड की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। जब हम लोग सैंडवेयर के थ्रू क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं तो मोर इफिशियंट प्रोडक्ट बनता है दैन एनी अदर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना या रिमूव करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक। ये सैंडवेयर का पार्ट है। दूसरा जो स्वार्ट्स या फिंकलिस्टीन रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर केस में हम लोग फ्लोरोएल्कीन आसानी से बना नहीं पाते किसी और मेथड से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम किसी दूसरे मेथड से आयोडोल्केन, ब्रोमोएल्कीन या हम लोग जो है क्लोरोएल्कीन बनाते हैं और उसको हम लोग जो है कुछ फ्लोराइड के साल्ट लेकर के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमारे पास फ्लोरोएल्कीन आसानी से बन जाता है। देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ब्रोमोएल्कीन है या क्लोरोएल्कीन है, तो हम AgF सिल्वर फ्लोराइड या फिर इसके अलावा कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, या आप आसानी से कोबाल्ट की जगह पर एंटीमनी का फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मरकरी के फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी के फ्लोराइड, एंटीमनी के फ्लोराइड, कोबाल्ट के फ्लोराइड या सिल्वर के फ्लोराइड यूज किए जा सकते हैं, जो Br और Cl को सब्स्टिट्यूट करके फ्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन करता है। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा AgBr या AgCl, डिपेंडिंग अपन कि हमने कौन सा साल्ट यूज करा हुआ है, ठीक है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। एक तरह का ये क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें हैलोजन आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके फ्लोरोएल्केन्स बना रहे हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में इसी स्वार्ट्स की तरह ही आप देख पाएंगे कि हम उसमें आयोडोल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। अगर हमारे पास क्लोरो या अगर हमारे पास ब्रोमोल्केन है तो हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, आप को एसीटोन सॉल्यूशन में मिला करके, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, एसीटोन में मिला करके हम आसानी से यहां पर आयोडोल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। एसीटोन जो है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मेंटेन रखने में मदद करता है, क्योंकि यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे यहां बनेगा क्या, NaCl बनेगा या यहां क्या बनेगा, KBr बनेगा, ये असल में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट आउट होने से जो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड अपने आप को मेंटेन कर लेता है, जिससे हमको आसानी से आयोडोल्केन का जो प्रोडक्ट है, जो कंसंट्रेशन है वो मिलता रहता है, ठीक। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो फोकस आप करिए वो ये करिए कि आप जितने भी मैंने अभी पढ़ाया आपको कि SN1SN2, सैंडवेयर रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो मेजर कैटेगरी है इस चैप्टर की, पहले इन सारे रिएक्शनों की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, तब चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 मार्क्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिए और पढ़ाई करिए।